औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज हमारे पास क्या कहते हैं एक्सरसाइज 7.4 है, चैप्टर 7 वेक्टर्स का चैप्टर है। क्लास 12 हमारे पास एफएससी आईसीएस मैथ का एक्सरसाइज 7.4 हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास जो डिस्कशन में आएगा वो लफ्ज़ इस किस्म के आएंगे। दो वेक्टर आपको दिए जाएंगे और उसके अंदर कहा जाएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, जिस तरह ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए हमारे पास फाइंड आउट करने को कहा जाएगा। तो आपने ये करना है कि जब भी आपको ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए कहा जाएगा तो इसका एक फार्मूला जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वो आज दोबारा रिपीट होगा। उसके बाद फिर ये एक लफ्ज़ है इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप इसमें ये बताएं शोइंग डैट ईच वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, कि आपने ये चेक करना है कि ये जो ए वेक्टर है क्या ये ए क्रॉस बी के ऊपर परपेंडिकुलर है या हमारे पास बी क्रॉस ए के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर आंसर ये सिर्फ चेक करना है। और दूसरा हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर ये चेक करना है कि जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर क्या ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के ऊपर परपेंडिकुलर है या नहीं है। ये दो सवाल हमारे पास है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, और फिर इन दोनों पर ए और बी के ए वेक्टर को कि हमें चेक करना है क्या वो ए वेक्टर ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए के ऊपर परपेंडिकुलर है या नहीं। सिमिलरली बी के लिए कि बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी और नॉट बी क्रॉस ए हमारे पास लिखा जाएगा। देखिए जी, हम इस सवाल को हल करते हैं तो हमारे पास देखिए रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। ये ए वेक्टर है आपके सामने, ए वेक्टर हमारे पास ये लिखा गया और उसमें आपने इनका क्रॉस निकालने के लिए ये टू है, टू को पहले आई जे के लिख देंगे, फिर उसके बाद टू लिखेंगे और जे का कोफिशिएंट यहाँ नहीं है जो कि वन होगा, वन लिखा जाएगा। के का कोफिशिएंट नहीं है जो कि -1 लिखा जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या कहते हैं ये आई का कोफिशिएंट यानी ए क्रॉस बी का मतलब है ए पहले लिखा जाएगा, ये ए पहले लिखा गया। उसके बाद अब हम बी लिखेंगे, बी का हमारे पास वन यानी ये वन आगे जाएगा और -1 हमारे पास आएगा। फिर जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट +1 आएगा। अब हम इस डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए सबसे पहले आई लिखा जाएगा, आई हमारे पास होगा और उसके बाद आई की रोज और कॉलम्स को छोड़ दें तो ये चार वैल्यूज हमारे पास होती है। तो ये चार वैल्यूज को हमने यहाँ पे लिखा और फिर उसके बाद -j लिखेंगे, -j, और इस कॉलम को हम छोड़ देंगे और इस रो को हम छोड़ देंगे। बाकी जो हमारे पास रहेगा वो हमारे पास ये रह जाएगा 2 1 और उसके बाद -1, ये हमने इधर लिख दिया और साथ इसकी साइन चेंज कर दी जे की। प्लस जे था तो हमने यहाँ पर -j लिख दिया, साइन चेंज कर दी। उसके बाद फिर हम यहाँ पर के के का रोज ये कॉलम छोड़ ड्रॉप कर देंगे और सिमिलरली हम इसकी रो को ड्रॉप कर देंगे और प्लस के यहाँ पे लिखेंगे जो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पर इन के साथ अटैच रोज और कॉलम्स को अटैच छोड़ेंगे तो फिर ये हमारे पास रह जाएगा। इसको हमने यहाँ पर लिख दिया जी। अब इन डिटर्मिनेंट्स को, ये डिटर्मिनेंट हमारे पास ए क्रॉस बी का ओपन हो गया। अगर ये सवाल होता बी क्रॉस ए यानी कि ये बी क्रॉस ए होता तो बी के पहले हमने लिखने थे इस जगह पर, बी इधर लिखना था और ए जो है वो हमने इसके इस जगह पर लिखना था। यहाँ पर ए जो है वो इस जगह पर लिखते अगर हमारे पास बी क्रॉस ए होता। फिलहाल ये ए क्रॉस बी है। अब हमने इसके डिटर्मिनेंट्स को ओपन किया, डिटर्मिनेंट ओपन किया तो ये हमारे पास आ गया और उसके बाद यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट्स को ओपन किया तो ये डिटर्मिनेंट्स, ये इसकी आंसर आ गया। इस डिटर्मिनेंट्स को ओपन किया तो ये हमारे पास -2 -1 हमारे पास आंसर आ गया। इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। 1 -1 यानी आई का कोएफिशिएंट 0 हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं यानी 1 -1 का आंसर 0, फिर उसके बाद 2 + 1 का आंसर -3j। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं -2 -1 आंसर -3k। तो ए क्रॉस बी का आंसर हमारे पास ये हासिल हो गया, ये हमारे पास आ गया जी ए क्रॉस बी। अब हमने बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना है जो सवाल के अंदर कहा गया है। तो बी क्रॉस ए में हम पहले बी का लिखेंगे, बी हमारे पास ये है जी, बी ये है। तो बी का कोफिशिएंट पहले आई का 1 हो गया, ये 1 लिखा गया। फिर जे का
कोफिशिएंट -1 है, ये -1 लिखा गया, और के का कोफिशिएंट जो है वो +1 है, वो ये हमने यहाँ लिख दिया, और सबसे ऊपर जो है वो हमने आई जे के लिख दिया। और इसके बाद फिर हमने जो सेकंड रो है उसके अंदर ये 2 लिखेंगे, यानी यहाँ पे जो सेकंड अभी आपके सामने विजिबल हो जाएगी, 2 लिखेंगे, और इसके बाद यहाँ पर 1 लिखेंगे, यानी जो भी हमारे पास लिखा जाएगा इसको विजिबल कर ही लेते हैं हमारे पास कि ये हमारे पास क्या सूरत हाल बनती है। तो इसके अंदर देखें जी, ये देखें, ये हमारे पास आ गया, ये 2, और ये 2 हमारे पास लिखा जाएगा, फिर उसके बाद +1 और +1 हमारे पास होगा, और उसके बाद यहाँ पे -1 और ये -1 लिखा जाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट्स को हम ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए हमारे पास ये देखें जी, हमारे पास ये सूरत हाल आ गई सामने। इसमें आपने यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट बिल्कुल उसी तरह ओपन करना है जिस तरीके से हमने यहाँ पर किया था। हमने सबसे पहले इसमें इस आई को ड्रॉप कर देना है, और उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 1 -1, इसको हमने इधर लिख दिया, डिटर्मिनेंट ओपन कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर -j लिखना है, यानी -j ये लिखा गया जी, -j। उसके बाद फिर इसकी ये 1 2 लिखेंगे और 1 -1 लिखेंगे, तो ये हमारे पास 1 2, और उसके बाद ये हमारे पास 1 -1 लिखा गया, डिटर्मिनेंट हमारे पास बन गया। अब हम के पे आते हैं, के प्लस के हमने यहाँ पे लिखा, प्लस के, और उसके बाद ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये 4 वैल्यूज हमने इधर लिख दी, और इसका डिटर्मिनेंट जो है वो हमने ओपन किया। जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास है, ये आता है जी 1 -1 का आंसर +1, जो ये +1 आ गया। पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास इसमें पहले ये मल्टीप्लाई हुआ, -1 तो +1 हमारे पास आंसर आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ जाएगा और उसका साइन चेंज होके -1 हमारे पास आ जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -1 इसका आंसर आ गया, देन इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो वह हमारे पास -2 आंसर आ गया, क्योंकि साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे +1 आ जाएगा, ये +1, और फिर जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास +2 हमारे पास इसका आंसर आ गया। दोनों को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ गया जी 1 -1 0 आई, और ये हमारे पास आ गया -1 -2 +3, -3 आया था और इस माइनस के साथ मिलके +3j हो गया, और उसके बाद ये 1 +2 जो कि हमारे पास 3k आ गया। इसमें बात एक नोट करने वाली है, वो क्या हमारे पास है, जो कि आप याद रखिएगा कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव बी है। क्या नोट करने वाली है बात इसके अंदर, आप गौर करें कि हमारे पास ए क्रॉस बी जो हमने निकाला था, यानी ए क्रॉस बी, ये दिखा देते हैं आपको, जो ए क्रॉस बी हमारे पास फाइंड आउट किया था, ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के अंदर क्या फर्क होगा, सिर्फ और सिर्फ इनके आंसर में साइन चेंज होगी। देखना यहाँ पे ये 0 आई है, और बाकी सब चीजें वैसी ही रहेंगी। ये +0 आई समझे तो इसे -0 आई लिख दे, -0 आई और +0 आई का मतलब 0 ही होता है। यहाँ पे -3j लिखा हुआ है तो इधर देखें +3j है, साइन चेंज हो गया बस, और -3k आपके पास लिखा है, यहाँ +3k होगा, यानी a क्रॉस b जो है, और इज इक्वल टू हमारे पास क्या कहते हैं, ये चीज के a क्रॉस b इज इक्वल टू -b क्रॉस a, यानी इसके अंदर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होता है अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज कर दें, माइनस, यानी ऑर्डर का क्या मतलब है कि अगर पहले हमारे पास जो लिखा हुआ था वो हमारे पास पहले बी लिखा हुआ था, बाद में ए लिखा हुआ था, बी यानी ए क्रॉस बी, सबसे पहले ए क्रॉस बी हम पढ़ रहे थे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों बी जो है, ये वाला बी इधर चला जाए और जो ए ये वाला ए है ये इधर आ जाए, यानी तरतीब चेंज हो जाए, ऑर्डर चेंज हो जाए, तो फिर ये देखें यहाँ बी पहले आ गया और ए बाद में आ गया, लेकिन साथ ही नेगेटिव आएगा ए क्रॉस बी में, और ये हमने साबित भी किया इसके अंदर बी क्रॉस ए, और इन दोनों के जो आपको आप कंपेयर करके देख ले कि आपके पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू -b क्रॉस ए, ये रिजल्ट हमारे पास साबित हो गया। अब इसका एक और सवाल था कि ए वेक्टर जो है क्या वो ए क्रॉस बी पे परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा। तो परपेंडिकुलर चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे
कि ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट, यानी ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जो है ए क्रॉस बी से ले लेंगे। ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट से क्या मुराद हमारे पास होगी जी, इसको हम चेक कर लेते हैं। ये सामने भी ले आते हैं कि आपके सामने ये लिखा जाए, सामने आए कि ए क्रॉस बी, ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है। ये देखिए जी, ये मैंने सामने लेने के लिए हमने इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जिसमें ए और बी हमें नजर आए, विजिबल हो जाए। ये देखें जी, हमारे पास अब ये दोनों विजिबल हो गए। अब यहाँ पर देखें, ये ए है हमारा, यानी ए को मद्देनजर रखिएगा, ये ए हमारे पास है यानी ए, और ये हमारे पास ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी, ये हमारे पास है ए क्रॉस बी। हमने क्या करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दें। ये देखें, 2 को हमने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट के साथ, जे कंपोनेंट यहाँ पे 1 लिखा हुआ 1, और इधर जे कंपोनेंट जो है वो -3 लिखा हुआ। तो 1 मल्टीप्लाई आप गौर करेंगे हमारे पास -3 आ गया। उसके बाद फिर के कंपोनेंट हमारे पास -1 है, तो और यहाँ पे -3 आपके पास है, -1 मल्टीप्लाई -3 हमारे पास लिखा गया। यानी हम जब भी डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट कब लेंगे, जब ये कोई हमें कहेगा कि आप इसके अंदर क्या कहते हैं परपेंडिकुलर का है। एक लफ्ज है परपेंडिकुलर, एक लफ्ज होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक बात फिर गौर से सुन ले, एक लफ्ज होगा परपेंडिकुलर। अगर सवाल के अंदर ये दोनों वर्ड्स के अंदर थोड़ा सा फर्क डाल दे, अगर लफ्ज क्या है कि परपेंडिकुलर साबित करे, तो इसका मतलब होगा डॉट प्रोडक्ट लेना। और अगर क्या है कि ये वेक्टर साबित करे कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, या हमारे पास टू द टू वेक्टर है, तो फिर हम किसी और तरह करेंगे, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसने लफ्ज कहा कि परपेंडिकुलर है हमारे पास इसके अंदर, परपेंडिकुलर ये हमारे पास हुआ। फिर उसके बाद ये 1 -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। फिर उसके बाद इसके अंदर -1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसका जवाब तो 0 आ गया, इसका जवाब 0, इसका जवाब जो है वो आपके पास क्या कहते हैं +3, सॉरी -3, और इसका जवाब जो है वो +3। तो दोनों का आंसर आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर 0 आ गया। ए डॉट बी क्रॉस बी का आंसर 0 आ गया। अगर 0 आ जाए किसी दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट, तो हम उन दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर आपस में कहते हैं। यानी अगर कोई से दो वेक्टर्स को आपस में परपेंडिकुलर साबित करना हो तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे। बात जरा गौर से सुन लें, अगर किसी दो वेक्टर्स को आपस में परपेंडिकुलर साबित करना हो तो उसको हम उनकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे। लेकिन अगर किसी वेक्टर को किसी और दो वेक्टर्स के साथ परपेंडिकुलर साबित करना हो तो हम उसके अंदर जो है वहां पर हम क्या लेंगे, उसके बाद में चले जिक्र करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास आ गया जी, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। अब हमारे पास ना इसने सवाल एक और भी पूछा था कि आप ये साबित करें कि जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर ये भी ए क्रॉस बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, या बी क्रॉस ए के परपेंडिकुलर है। ये साबित करना है। इसका मतलब इसके दरमियान भी डॉट प्रोडक्ट लेंगे। इसमें डॉट प्रोडक्ट किस तरह लेंगे हम, वो आपके सामने रखते हैं। जो आई कंपोनेंट है, यानी आई का कोफिशिएंट जो सा है वो 1 है, या आई कंपोनेंट 1 है, इसके अंदर ए क्रॉस बी में 0 है, 1 मल्टीप्लाई 0 कर देंगे। उसके बाद -1 है, जे कंपोनेंट्स आपके पास यहाँ पर, तो आप इसको जो है यहाँ पर -1 जे कंपोनेंट है, इसको -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक और चीज हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर, के कंपोनेंट +1 है, यानी के के साथ +1 लिखा हुआ है, तो इसे -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसका रिजल्ट जो सा वो देखेंगे। इसे हम कहेंगे बी डॉट वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी, बी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी। तो देखते हैं जी इसका रिजल्ट हमारे पास क्या हासिल होता है। थोड़ा इसको से आगे लाते हैं। हमारे पास इसके अंदर ये लिखा है जी हमने, ये देखें, ये हमने यहाँ पर किया है। इसमें रिजल्ट आया जी हमारे पास, ये सारी चीजें मैंने दोबारा लिख ली
ताकि वो जरा इस पेज के ऊपर वाजे हो जाए जो हमने पिछले पेज के ऊपर फाइंड आउट की थी। ये सारी चीजें हमने दोबारा लिखी है। अब उसके बाद यहाँ पर ये रिजल्ट भी हमने साबित कर दिया था, इसको भी हमने साबित कर दिया, यानी कि ये रिजल्ट भी हम पहले कर चुके, जो हम अभी दोबारा लिखा। अब हमने बी के साथ चेक करना था, यानी कि बी वेक्टर डॉट आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर बी वेक्टर डॉट ए क्रॉस, ये डॉट है, ये हमारे पास डॉट है, और डॉट ए क्रॉस बी हमने इसको साबित किया। तो इसको साबित करने के लिए हमें बी चाहिए, बी वेक्टर चाहिए, यानी बी वेक्टर हमें ये वाला वेक्टर जो से है ये वेक्टर चाहिए, और ए क्रॉस बी चाहिए। इनकी जो आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे कंपोनेंट के साथ जे से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसके अंदर देखें, इसका कंपोनेंट है जी 1 बी वेक्टर का, बी वेक्टर, और ए क्रॉस बी का कंपोनेंट है 0, 1 मल्टीप्लाई 0। तो ये लिखा 1 मल्टीप्लाई 0। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं जे कंपोनेंट है -1, और ए क्रॉस बी में जे कंपोनेंट है -3। तो ये आपके पास -1 मल्टीप्लाई -3 लिखा। उसके बाद फिर हमारे पास है के कंपोनेंट है +1, और ए क्रॉस बी में -3 हमारे पास लिखा, और जो हमने 1 मल्टीप्लाई -3 ये लिख दिया। अब इसको हल करें। तो जब हम इसको हल करते हैं तो ये इसका जवाब आ जाएगा 0, और फिर उसके बाद दूसरे का जवाब आ जाएगा +1 हमारे पास +3, सॉरी +3, और फिर इसका जवाब आ जाएगा -3, ये -3, इसको हल किया तो 0 आ गया। अगर किसी भी दो वेक्टर, ये दो वेक्टर्स हैं, आप कहेंगे नहीं जी ये तो 3 नजर आ रही है हमें यहाँ पर, यानी कि ये 3 वेक्टर हैं, 1 2 3। तो इसका जवाब ये है, याद रखना कि जब भी ए क्रॉस बी दो वेक्टर्स के दरमियान हमारे पास क्रॉस होगा तो वो एक वेक्टर माना जाता है, यानी ए क्रॉस बी को दो वेक्टर नहीं मानते, हम इसको एक ही वेक्टर मानते हैं। तो ये एक वेक्टर है, तो लिहाजा ये भी एक वेक्टर है, बी वेक्टर भी एक वेक्टर है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्या कहते हैं हमारे पास 0 आ गई, यानी ये 0 आ गई। अगर दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट बी डॉट ए क्रॉस 0 हो जाए, बी डॉट ए क्रॉस बी 0 हो जाए, तो हम इसे कहते हैं ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है। इसके अंदर चाहे आप ए क्रॉस बी को इधर लिख दें और इसको इधर लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड एक बात और याद रखिएगा कि अगर किसी रिजल्ट के अंदर आपने साबित कर दिया कि बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर, यानी मैं बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, तो आप याद रखिएगा कि इसको बी वेक्टर डॉट माइनस बी क्रॉस ए भी परपेंडिकुलर होगा उसके ऊपर, ये हमने साबित भी किया है। बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। अब बी क्रॉस ए की वैल्यू को आप यहाँ से ले सकते हैं, इसका ये 0 आ गया, 0 को हमने जो है यहाँ पर यानी बी क्रॉस ए वेक्टर, तो ये दो वेक्टर्स हमारे पास हो गए, क्योंकि हम बी क्रॉस जिन दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस है उसको एक वेक्टर हम मानते हैं। तो ये 0 आ गया हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास बी वेक्टर जरा तेजी के साथ कर लेते हैं कि इनके कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये दो, एक ये। तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, जो आप चेक कर लीजिएगा, तो वो हमारे पास 0 ही आया, लिहाजा ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हमारे पास लिखे जाएंगे। दो वेक्टर्स को जब भी आपने, याद रखें मैं कह रहा हूँ दो वेक्टर्स को जब भी आपने परपेंडिकुलर साबित करना हो तो आपने क्या करना है, जब भी आपने दो वेक्टर्स को आपस में परपेंडिकुलर साबित करना हो कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जिस तरह के ये देखें इसमें 90 डिग्री का एंगल बना रहे, तो वहां डॉट प्रोडक्ट लेंगे। दो वेक्टर्स को आपस में परपेंडिकुलर साबित करना हो तो वो हमारे पास उनकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे। और उसके बाद आगे हम करते हैं, अगर ये कहा जाए कि ऐसा वेक्टर बताएं जो किसी दो वेक्टर दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो, ये है दोनों आपस में परपेंडिकुलर, यानी ये आपके पास दोनों के ऊपर जो है परपेंडिकुलर हमारे पास मौजूद है। दो वेक्टर्स, ये कंडीशन थी, डॉट प्रोडक्ट किसमें लेना है, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, ये हमारे पास हो गया। और फिर आप पेंसिल जो सी है इसके ऊपर रखें, एक तीसरा वेक्टर आप बना ले जो कि ये बन गया,
इसके अंदर, या हम इसको बेहतर तरीके से और बना सकते हैं, एक ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और तो ये तीसरा वेक्टर हमारे पास यूं परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो ये जो तीसरा वेक्टर है आपके पास, यानी कौन सा तीसरा वेक्टर है जी हमारे पास, ये वाला तीसरा वेक्टर, ये दोनों पे परपेंडिकुलर है, इसका नाम ए रख लें, इसे बी रख लें। अगर कोई वेक्टर ऐसा मालूम करना हो जो आपस में, जो किसी दो वेक्टर्स के ऊपर जिसका नाम ए और बी परपेंडिकुलर हो, एक ऐसा वेक्टर जो ए और बी पे परपेंडिकुलर हो, तो हम वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। लेकिन अगर इस वेक्टर्स को हम खत्म करते हैं, यानी कि हम ये कहते हैं जी ये हमारे पास ये वेक्टर नहीं रहा, अब ये सिर्फ ये दो वेक्टर रह गए, अब इन दो वेक्टर्स को आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर साबित करना हो कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो फिर हम डॉट प्रोडक्ट इसके अंदर लेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। ये देखें जी, अब हमारे पास ये है कि एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखिए, अब यहाँ पे लफ्ज गौर करें, यहाँ पर है लफ्ज परपेंडिकुलर भी है और प्लेन भी है। अगर आपके पास ये कह दें, यहाँ पे यूं नहीं लिखा हुआ कि बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अब वो लफ्ज में डॉट प्रोडक्ट है। अगर ये कह दें कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अगर ये लफ्ज आए आपके पास परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो याद रखें ये एक टिप ही है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर लफ्ज आए तो हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। अगर यूं आ जाए कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, नोट कर लीजिए, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, यानी ये आपके पास अगर इस तरह आ जाए, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो फिर इस सूरत हाल में देन वी shall take dot product between a vector and b vector, that is a और उसके बाद डॉट हमारे पास डॉट बी, ये फाइंड आउट करेंगे। ए डॉट बी हमारे पास, ए डॉट बी हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर। तो लिहाजा ये बात जहन में रखिएगा। लेकिन अगर लफ्ज आ जाए हमारे पास, फिर दोबारा बताए तो, अगर लफ्ज आ जाए परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यहाँ पे प्लेन नहीं आया, गौर करें इसके अंदर प्लेन लफ्ज नहीं है, यानी आपके पास यहाँ पर क्या चीज है जी, यहाँ पे प्लेन नहीं है लफ्ज, इसके अंदर इसमें प्लेन का लफ्ज तो नहीं है। इस पैराग्राफ में इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, यहाँ पे यूं तो नहीं लिखा प्लेन, कहीं पे प्लेन लफ्ज नहीं है। अगर प्लेन का लफ्ज होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, और अगर प्लेन का लफ्ज नहीं होगा, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, दो वेक्टर्स की आपस में परपेंडिकुलरिटी चेक करनी होगी, तो फिर हम जो है उसके अंदर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। उम्मीद है ये पॉइंट आप इसको वाज़ेह तौर पर समझ गए होंगे। अब हम आते हैं जी इसके अंदर, जब भी ये प्लेन हमारे पास होगा, प्लेन में हम इस तरीके से करेंगे। आगे हम आते हैं जी इसके अंदर कि अक्रॉस प्रोडक्ट किस तरह निकालते हैं। वो तरीकेकार तो हमारे पास बहुत पुराना है, जो हम पहले भी निकालते रहे, ए वेक्टर बी वेक्टर, और ये देखें ये फार्मूला लिखा हुआ है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के जो फार्मूले हैं वो हमारे पास किस किस तरह से पूछे जाते हैं। एक तो डिटर्मिनेंट की शक्ल में पूछा जाता है, ये डिटर्मिनेंट में आई जे के, और उसके बाद A1 A2 A3, इसका मतलब है कि ये पहला कंपोनेंट, ये ए वेक्टर लिखा हुआ A1 हमारे पास है, यानी ए वन हमारे पास है जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया A1, और उसके बाद A2 है हमारे पास, अब फिर हमने A2 लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर A3 है, A3 तो यहाँ पर A3 लिख दिया, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं इसमें, फिर B1 है, B1 में हमने क्या किया जी, ये देखें यहाँ पर B1 के अंदर हमने इस तरीके से किया, ये B1 था, यानी हम यहाँ कांस्टेंट की बजाय ये नाम जो है दूसरे भी लिख सकते हैं, B1 लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे B2 है, इधर देखें जे कंपोनेंट, हमने यहाँ पे B2 लिख दिया। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर B3 है, तो हमने यहाँ पर B3 लिख दिया।
B3। ये हम बता रहे हैं कि डिटर्मिनेंट की शक्ल के अंदर भी क्रॉस प्रोडक्ट लिखा जाता है। दूसरी चीज हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर ये है कि आपके पास इसमें जो है दूसरा फार्मूला, यानी है ये सारे एक जैसी फार्मूले होते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा सा फर्क लाजमी होता है। ए क्रॉस बी जो सा है वो हमारे पास एक इस तरह लिखा जाता है डिटर्मिनेंट की शक्ल में, और एक जो है वो इस तरह लिखा जाता है, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साइन थीटा और आगे एन यूनिट वेक्टर। इस पे गौर करना जी, ये एन यूनिट वेक्टर है, ये इसके साथ ही है साइन थीटा के साथ। साइन थीटा के साथ ही हमारे पास लिखा हुआ है एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर जो है ये ए और बी दोनों के ऊपर एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली परपेंडिकुलर हमारे पास कंसीडर होता है। और साइन थीटा क्या है जी? साइन थीटा ए और बी के दरमियान एक एंगल का नाम है। अब हम आते हैं जी इसके अंदर दो तरीके हो गए ए क्रॉस बी मालूम करने के लिए। फिर वो ये कहते हैं जी यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करो। यानी यूनिट वेक्टर का फार्मूला हमेशा की तरह एक ही है। वेक्टर ओवर जिस वेक्टर का आपने यूनिट वेक्टर निकालना है उसको यहाँ लिखेंगे इस जगह पर, और उसको उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर भी हम यही करेंगे। तो हम दोबारा आते हैं जी सवाल की तरफ कि अगर, चूंकि आप देखते हैं सवाल को दोबारा पढ़ते हैं, क्वेश्चन को लिखा हुआ है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द, हमारे पास यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर आगे टू द प्लेन है, टू द प्लेन लिखा हो। ये देखें टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। जो भी आपको वेक्टर प्लेन लिखा हो तो इसका मतलब होगा ए क्रॉस बी निकालना है। परपेंडिकुलर का लफ्ज दोनों में आता है, डॉट प्रोडक्ट में भी आता है, वहां पे प्लेन का लफ्ज नहीं आता, यहाँ पे प्लेन का लफ्ज आता है। ये फर्क है कि हम फैसला कैसे करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है या क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर तो लफ्ज आए परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो ए क्रॉस बी निकालेंगे। और अगर आपके पास क्या कहते हैं लफ्ज आए कि ये प्लेन का लफ्ज ना आए, सिर्फ परपेंडिकुलर का लफ्ज आए और वो आपस में आए, तो फिर हम उसको डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। वरना परपेंडिकुलर का लफ्ज प्लेन आए तो क्रॉस प्रोडक्ट, और वरना आपके पास डॉट प्रोडक्ट हमारे पास होगा। आगे चलते हैं जी हम इसके अंदर। और अगर एंगल कहा जाए बिटवीन ए एंड बी के दरमियान में यूनिट वेक्टर्स के साथ, तो अगर तो साइन थीटा कहा गया तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट के साथ हम करेंगे। अगर कॉस थीटा कहा गया तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। यानी अगर ये कह दिया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, अगर तो फिर हम दोनों में से कोई सा भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी और क्रॉस प्रोडक्ट भी। लेकिन अगर ये कहता है कि नहीं जी साइन थीटा मालूम करो, जैसा कि ये देखें अगले सवाल के अंदर ये कह रहा है फाइंड द साइन ऑफ एंगल। तो याद रखें जैसे ही साइन ऑफ एंगल इस्तेमाल करने को कहा जाए तब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। अगर ये कहता है कि साइन ऑफ एंगल की बजाय कॉज ऑफ एंगल, कोसाइन ऑफ एंगल, यानी यहाँ पे कोसाइन ऑफ एंगल होता तो फिर डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल होना था। और साइन ऑफ एंगल मालूम करने का फॉर्मूला हमारे पास ये है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर हमारे पास होगा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द ए एंड बी। ये लिखना जरूरी है। और एन का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, एन इज द यूनिट वेक्टर। ले जी हम इसके अंदर मालूम करते हैं। और ये हमने फिगर बनाने की कोशिश की ए और बी वेक्टर की, और ए क्रॉस बी ये ऊपर वाला वेक्टर हमारे पास है, ये वाला वेक्टर जो इस डायरेक्शन के अंदर ये ऊपर की जानिब जा रहा है, इसे हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कहते हैं। और यहाँ पे ये जो एंगल इन दोनों के दरमियान में है उसे हम थीटा कहते हैं। और ये साइन थीटा की मदद से भी निकाला जा सकता है और कॉस थीटा की मदद से भी निकाला जा सकता है। अगर जो सवाल के अंदर साइन थीटा का है तो यकीनन हम 100% क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, और अगर कोसाइन ऑफ एंगल का तो यकीनन हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फार्मूला इस्तेमाल में लेकर आएंगे। उसके बाद आगे जी हमारे पास कि इसके अंदर फोर्थ क्वेश्चन ये है जी हमारे पास यूनिट वेक्टर। अगर क्रॉस प्रोडक्ट का निकालना हो तो ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये भी फार्मूला हमारे पास, क्योंकि ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, सिंगल वेक्टर, जो कि ये है सिंगल वेक्टर, ये है जी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक। और सिंगल है, ये दो तो नहीं नजर आ रही आपको, एक ही नजर आ रहा है ये रेड कलर के अंदर। यहाँ पर इस तरफ को जो ऊपर की जानिब जा रहा है, यहाँ से यूं ऊपर की जानिब जाया जा रहा है ये हमारे पास। तो ये जो ए और बी पर परपेंडिकुलर है ये एक वेक्टर है, तो ये वेक्टर और इसी की मैग्नीट्यूड
पे से डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर। दूसरा हमने ये भी साबित कर दिया था पिछले लेक्चर में कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है। थर्ड वन हमने साबित किया था कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये लाजमी इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, जिसकी वजह से डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। उसके बाद ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, यानी बी वेक्टर ए क्रॉस बी के ऊपर कितने वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे? तो इस सवाल का जवाब ये है कि जो वेक्टर्स क्रॉस में इस्तेमाल होते हैं उनके साथ डॉट प्रोडक्ट अगर ली जाए, जैसा यहाँ पे देखना ए वेक्टर इस्तेमाल हुआ, इधर बी वेक्टर इस्तेमाल हुआ, इन दोनों क्या जो है अगर हम आपस यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की अगर डॉट प्रोडक्ट ए से लें तब भी जवाब 0 आएगा, और अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जो है बी से लें, इसमें बी भी शामिल है और ए भी, तो तब भी जवाब जो है वो आपके पास 0 आएगा। और ए क्रॉस बी को उल्टाएं तो वो बी क्रॉस ए हो जाता है, और -1 बाहर आ जाएगा। -1 को 0 पे डिवाइड करें तो यही आंसर आ जाएंगे, लिहाजा ये पॉसिबिलिटी भी हमारे पास मौजूद रहती है। अब हम आते हैं जी असल सवाल की जानिब कि ये हमारे पास क्या सूरत हाल की जानिब लेके जाता है। तो देखें जी हमारे पास ये है, इसमें इसमें देखें जी ये लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर लिखा हमने, ये देखें जी जो हमने पिछला सवाल किया था सेम वही है। ये इसका 2 और यहाँ पे 2 लिख दिया जी, ये 2 हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद -6 और यहाँ पे -6 आ गया। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले ए लिखा हुआ है, अगर ए लिखा हुआ है तो ए के कंपोनेंट्स यहाँ पे लिखे जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे -3 और फिर ये -3 हमारे पास आ गया। उसके बाद अब हम आगे क्या लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, इधर बी लिखा हुआ है सेकंड पोजीशन पे। अब यहाँ पर सेकंड पर बी के कंपोनेंट्स आएंगे यहाँ से यहाँ तक, ये रो बनाते हुए। तो बी हमारे पास है 4, ये देखें ये 4 है, 4 यहाँ पर आया पहले। फिर उसके बाद क्या कहते हैं +3 जे का कंपोनेंट वो इधर आ गया +3। फिर -1 के का कंपोनेंट जो कि -1 आया, ये हमारे पास लिखा गया। बाकी सवाल हमारे पास वैसे ही है जैसा हम पहले करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद फिर आई कंपोनेंट्स का ये डिटर्मिनेंट्स हमारे पास लिखा जाएगा, ये और जो कि ये लिखा गया जी हमारे पास इसके अंदर। उसके बाद फिर हमारे पास जे को देखते हैं। जे में जे ये है, ये जे है हमारे पास, इसके अंदर आपके पास क्या कहते हैं ये कॉलम, और ये हमारे पास रो छोड़ देंगे। तो फिर बाकी जो 4 बाकी बचेंगे उनको हमने जो आपके ऊपर हाईलाइट नहीं किए वो ये होंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर और साइन चेंज होगी जे की, प्लस जे की बजाय -जे होगा। उसके बाद प्लस के हमारे पास वो इधर लिखा गया, और इसकी जो है हम ये कॉलम ड्रॉप कर देंगे, यानी ये कॉलम नहीं लिखेंगे, और इसी तरह इसकी ये रो नहीं लिखेंगे। तो बाकी जो 4 2 -6 और 4 3 ये यहाँ लिख देंगे डिटर्मिनेंट, जिस तरह हम पहले से डिटर्मिनेंट मालूम करते हुए आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर इस तरीके से करेंगे कि आप इसके अंदर -6 और -1, तो आपके पास +6 आंसर आया, वो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं -3 को इससे मल्टीप्लाई किया, -9 आंसर आया। साइन चेंज करेंगे तो +9 हमारे पास हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या कहते हैं ये 2 और -1 को मल्टीप्लाई किया, -2 आ गया, और फिर -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो +12 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट सिमिलरली हम यहाँ पर देखते हैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, और -6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 हमारे पास आ गया। ये हमारे पास क्या कहते हैं सॉल्व हुआ। अब 6 + 9, 6 + 9 का आंसर 15 आ गया। इसी तरह हमारे पास -2 + 12 का आंसर -10 आ गया, क्योंकि ये माइनस था, आंसर +10 आया, माइनस की वजह से ये -10 आ गया। उसके बाद 6 + 4 24 +30 हमारे पास आ गया। ये ए क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास आ गया। अब ए क्रॉस बी एक एक वेक्टर है, ये 2 वेक्टर नहीं है। ये 2 वेक्टर्स हमारे पास नहीं, ए क्रॉस बी नाम बड़ा है ए क्रॉस बी, लेकिन जो वेक्टर्स है वो ऐसे ही है। इसका सिंगल नाम हमने रख दिया वी वेक्टर। अब चूंकि इसने कहा है कि यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर हो ए और बी पर, दोनों पर परपेंडिकुलर हो, तो फिर यूनिट वेक्टर निकालने का तरीकेकार हमें मालूम है। वो क्या है कि जी हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लें, जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। हमने ए क्रॉस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है या वी वेक्टर का फाइंड आउट करना है। वी वेक्टर का हमने किया जी, इसकी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए
मैग्नीट्यूड ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 15 का स्केयर हमारे पास आ गया। उसके बाद फिर हमने -10 और इसका स्केयर हमारे पास इधर लिख दिया। उसके बाद +30 और इसका जो स्केयर है वो हमने यहाँ लिख दिया और इसको हमने सॉल्व किया और अंडर रूट साथ ले लिया। तो जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास इसके रिजल्ट आए। 15 का 25 आ गया और -10 का आपके पास 100 आ गया, 30 का आपके +19 900 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आया जी 12 टू 25 अंडर रूट, और इसको जब किया तो 35 हमारे पास आ गया। अब हमने इसके अंदर यहाँ पर ये एक्चुअल हम किसका वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, वो हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं, ये वाला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यानी एक्चुअल इसकी फिगर यूं है, ये ए वेक्टर है फॉर एग्जांपल, और ये हमारे पास क्या कहते हैं बी वेक्टर है। यानी ये हमारे पास क्या कहते हैं फॉर एग्जांपल बी वेक्टर है, बी वेक्टर है, और ये फॉर एग्जांपल ए क्रॉस बी वेक्टर है। ए क्रॉस बी वेक्टर जितना मर्जी, जितनी इसकी लेंथ होगी वो हमारे पास लिखा जाएगा ए क्रॉस बी। अब ये दोनों पे परपेंडिकुलर है, यानी रेड कलर का भी पर भी परपेंडिकुलर, ब्लैक कलर के पॉइंटर के ऊपर भी वो हमारे पास है। ये ए क्रॉस बी, इसकी लेंथ जो सी है वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि ये 35 आई है तो इट मीन्स कि इसकी लेंथ जो सी है 35 यूनिट हाइट ऊपर तक जाएगी। इसको हमने ए क्रॉस बी भी कहना है ये हमारे पास ए क्रॉस बी आया और फिर ये हमारे पास लिखा गया। आगे जी हम इसके अंदर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि इसमें आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाए। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपके पास हमेशा की तरह ये है जी, वी वेक्टर और उसके बाद वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो कि 35 है। इन दोनों वैल्यूज को हमने यहाँ रखा, वी वेक्टर की वैल्यू रखी, वी वेक्टर की वैल्यू हमने ये रखी, हमने ये वी वेक्टर की वैल्यू है, ये वी वेक्टर की वैल्यू जो हमने इधर रखी, ये वैल्यू रखी यानी इस जगह पर। और मैग्नीट्यूड जो है वो 35 है जो कि ये लिखी हुई वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। इस पे वर्टिकल लाइन लगानी जरूरी थी तो हम लगा देते हैं जी वर्टिकल लाइंस, ये हमारे पास। तो ये वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वर्टिकल लाइन, तो ये आपके पास आंसर आ गया ए क्रॉस बी का, यानी कि ये यूनिट वेक्टर हमारे पास यहाँ पर आ गया, ये यूनिट वेक्टर ये लिखा गया जी इसके अंदर। तो ये हमारे पास इसमें ये वेक्टर जिनसा आंसर आ गया। यही इसका सवाल था कि आप यूनिट वेक्टर निकालें जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो ए क्रॉस बी पर, ए यानी ए क्रॉस बी पर परपेंडिकुलर हो, तो ये यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गया। लिहाजा ये हमने फर्क भी बताया इसके अंदर कि डॉट प्रोडक्ट कब लेना है, और जब परपेंडिकुलर का लफ्ज आए तो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट कैसे, क्रॉस प्रोडक्ट उस वक्त लेना है जब परपेंडिकुलर के साथ लफ्ज प्लेन आ जाए कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो फिर यूनिट वेक्टर जो है ए क्रॉस बी का फाइंड आउट करना है। और अगर ये आ जाए कि बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पर, तो फिर डॉट प्रोडक्ट हम यहाँ पर लेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम इसके अंदर सवाल की तरफ आते, ये देखें जी यहाँ पर ये बात देखें कि अब साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये भी इसने सवाल पूछा था कि फाइंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो इसका फार्मूला फिर दोबारा यही है कि हम इसके अंदर ए क्रॉस बी का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन इस दफा डिटर्मिनेंट का नहीं लगाएंगे। जब साइन ऑफ एंगल का आएगा तो हम फार्मूला आई जे के का नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हम ये इस्तेमाल करेंगे ये वाला फार्मूला, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर। यानी हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जब साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी मालूम करने को कहा जाएगा। तो इस फार्मूले के अंदर देखिए हमारे पास किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें इसके अंदर जो ज़रूरत है यही बताएगा कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, तो ए वेक्टर ये रहा जी हमारे पास ए वेक्टर। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है तो किस तरह हम निकालेंगे, हमेशा की तरह एक ही रूल है हमारे पास कि इस 2 का कंपोनेंट का स्केयर हम यहाँ पर लेंगे, 2 का कंपोनेंट फिर -6 का स्केयर लेंगे जो कि ये हमारे पास -6 का स्केयर आ गया, फिर उसके बाद -3 का स्केयर लेंगे और -3 का स्केयर हमारे पास आ गया, और फिर टोटल अंडर रूट हम ले लेंगे, और फिर इस और साथ दूसरी तरफ मैग्नीट्यूड यानी 2 वर्टिकल लाइंस के साथ लिख देंगे। ये लफ्ज हमने मैग्नीट्यूड का लिखा है। उसके बाद फिर हम इसके अंदर सॉल्व करेंगे। मैं
2 का स्केयर जो है वो आपके पास 4 होता है, यहाँ 4 आ गया, और -6 का जो आपके पास यहाँ पर होता है वो +36 हमारे पास होगा, और ये हमारे पास -3 का स्केयर +9 हमारे पास होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसको आपने हल कॉन्स्टेंट्स को हल करना है, तो ये 49 बनता है, 49 का अंडर रूट, और फिर 49 का अंडर रूट 7 बनता है। तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपके पास ये आई, जो कि हमें इस फॉर्मूले में जरूरत पेश आनी थी, लिहाजा ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे। लेकिन अभी इसके बाकी हिस्से मौजूद हैं, यानी कौन कौन सा हिस्सा जो है वो अभी हमने हल नहीं किया, वो हमारे पास है बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड हम क्या करेंगे, बी वेक्टर जो सवाल के अंदर गिवन है ये है जी हमारे पास बी वेक्टर। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे जी, हम 4 यानी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, ये मैग्नीट्यूड हम निकाल लें, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए 4 का स्केयर हम कर लेंगे, 4 का स्केयर हमारे पास हो जाएगा, और उसके बाद ये हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर आपके पास, यानी फिर +3 का स्केयर आ जाएगा, फिर -1 और -1 का स्केयर आ जाएगा। फिर इस सब को सॉल्व करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। 4 का स्केयर जो है वो 16 होता है, 3 का स्केयर +1 होता है, ये +1 हमारे पास होगा, अंडर रूट 7 आता रहेगा, और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो 7 लिखी जाएगी। अब फिर जब हम इसको हल करेंगे तो ये 26 का अंडर रूट हमारे पास लिखा जाएगा। अब दो चीजें मालूम हो गई हमारे पास। अब जैसे ही ये मालूम हुआ कि बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 26 अंडर रूट है, वो हम यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है साइन थीटा निकालना, यानी कि ये फाइंड आउट करना साइन थीटा। एन जो सा है वो डायरेक्शन वेक्टर है या यूनिट वेक्टर हमारे पास है, जो कि ए क्रॉस बी का नाम रख, ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर है। अब यहाँ पे ये सूरत हाल आ गई। अब हम क्या करेंगे जी, अब रह कौन सी चीजें गई, रह गई अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ए क्रॉस बी, के ए क्रॉस बी जो सा है इस वेक्टर को फाइंड आउट करना। तो ए क्रॉस बी वेक्टर हमने ऑलरेडी इस सवाल के अंदर फाइंड आउट किया हुआ है, ए क्रॉस बी, और उसकी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्यों लेंगे भाई, क्योंकि हमने साइन थीटा निकालना है। इसमें ना हमने यूनिट वेक्टर जो सा है वो हमने नहीं फाइंड आउट करना, यानी हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट नहीं करना, हमने यहाँ पर इसके अंदर जो करना है वो आपके पास क्या कहते हैं साइन थीटा करना है। जब भी ये साइन थीटा कहेगा तो हम दोनों तरफ की मैग्नीट्यूड ले लेंगे इसके अंदर। पहले तो जी ये मैं बात बता दूं कि ए क्रॉस बी वेक्टर भी हमने फाइंड आउट किया हुआ है, और उसके बाद क्या कहते हैं कहाँ किया, अभी पिछले इसके अंदर किया, वीडियो के अंदर जाके देख सकते हैं बैक करके। उसके बाद क्या कहते हैं ए क्रॉस बी भी फाइंड आउट किया हुआ है हमने, और उसकी मैग्नीट्यूड भी हमने फाइंड आउट कर रखी है। तो ये वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसके अंदर से ना ये एन यूनिट को हमने खत्म करना है, क्योंकि ये वेक्टर है और हमें सिर्फ साइन थीटा चाहिए। इसको खत्म करने के लिए इस यूनिट वेक्टर को, यानी इस यूनिट वेक्टर को हमने खत्म करना है, और इसको खत्म करने के लिए हमारे पास क्या चीज जरूरी है, अगर आप यूनिट वेक्टर को खत्म करना चाहते हैं, एन यूनिट वेक्टर ये इसका हिस्सा है फॉर्मूले का, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साइन थीटा इनटू एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर इसके साथ लगेगा, ये नहीं कि ये नहीं लगेगा, ये अपेंड होगा, ये इसके साथ होगा। जब हम ये फार्मूला ए क्रॉस बी का फार्मूला ये इस्तेमाल करेंगे और डिटर्मिनेंट्स वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि साइन थीटा जो हमने मालूम करना है, साइन थीटा में सिर्फ यही तरीकेकार है हमारे पास फार्मूला मालूम करने का। उसके बाद ये एन यूनिट हमारे पास क्या कहते हैं, इसको खत्म करने का तरीकेकार ये है कि हम दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेंगे। अब मैग्नीट्यूड लेते हैं जी बोथ साइड पर, कैसे, मतलब हम लेंगे इसका भी मैग्नीट्यूड ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड का, और इसके बाद ये हमारे पास इसका भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इसका यहाँ तक मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड जब भी लिया जाता है ना, वो वेक्टर्स का लिया जाता है, यानी हम कभी भी, अब देखें दोनों तरफ का जब मैग्नीट्यूड लेंगे सिर्फ एन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया जाएगा। देखें बाकी चीजें वैसे ही रह गई, एन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया। आप गौर करेंगे इसके अंदर हमने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं लिया, क्योंकि मैग्नीट्यूड पे 2 दफा मैग्नीट्यूड ले तो दोबारा वही मैग्नीट्यूड ही इसका जवाब आता है, चाहे 10 दफा मैग्नीट्यूड ले ले किसी भी वेक्टर का। वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ वेक्टर का लिया जाता है। मैग्नीट्यूड होता है कि जब आपके पास वो वेक्टर नहीं रहता, यानी मैग्नीट्यूड जब भी, जैसा ये है देखिए, ये हमारे पास है बी वेक्टर।
अब इसके साथ जो है इसका आंसर क्या है 26 अंडर रूट, ये वेक्टर नहीं है। आप कहेंगे कैसे पता लगा कि मैं ये कहूं कि ये वेक्टर नहीं है। इसी तरह आप गौर करें एक और, ये देखिए ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, इसके साथ जो है ये 7 इसका आंसर था, ये भी वेक्टर नहीं है। अब मैं ये मुझे कैसे पता लग रहा है कि ये दोनों जो से है, यानी एक ये वेक्टर हमारे पास क्या कहते हैं, ये दोनों आपस में वेक्टर नहीं है। ये मुझे कैसे पता लगता है कि ये भी वेक्टर नहीं है, ये मैग्नीट्यूड वेक्टर नहीं है, ए वेक्टर, लिहाजा इसका ये मैग्नीट्यूड है, इसका वो नहीं लिया जाएगा, क्या कहते हैं मॉड, या मॉड नहीं लिया जाएगा। इसी तरह बी वेक्टर भी मैग्नीट्यूड नहीं है, सॉरी बी वेक्टर जो है ये वाला बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 26 अंडर रूट यहाँ पर नहीं है, वेक्टर नहीं है। सिर्फ वेक्टर की मैग्नीट्यूड ली जाती है और किसी की नहीं ली जाती। तो ये कैसे मालूम हुआ? तो इस सवाल का जवाब ये है, अगर आप गौर करें कि हमने यहाँ पे ना इसके अंदर ए वेक्टर के ऊपर गौर करें हमारे पास, कि ए वेक्टर के हमारे पास क्या सूरत हाल है। ए वेक्टर में गौर करें कि वेक्टर की पहचान ये है कि ये आई और उसके बाद जे उसमें नजर आएंगे और के नजर आएगा, यानी आई जे के नजर आएंगे लाजमी। आई नजर आया, आई यूनिट नजर आया, जे यूनिट नजर आया और के यूनिट नजर आया, ये इसकी ये पहचान होती है कि आपके पास आई जे के लाजमी नजर आएंगे। अगर आई जे के किसी के अंदर नजर आए, यानी उसकी राइट साइड पर आपके पास नजर आए, जिस तरह इसकी राइट साइड पे ये नजर आ रहे हैं आई जे के हमारे पास, और तब उनसे उसको वेक्टर कहते हैं, फिर उसकी मैग्नीट्यूड ली जाती है। अगर ये आई जे के उसकी राइट साइड पर नजर ना आए तो फिर उस वेक्टर की, उसको वेक्टर नहीं कहते और उसकी मैग्नीट्यूड भी नहीं ली जाती। और अगर कोई कहे इसकी मैग्नीट्यूड ले लो तो इसका मतलब वही उसका जवाब है। ये देखें इसकी आई जे के नहीं है, बी इसकी राइट साइड पर 26 अंडर रूट है, आई जे के तो नजर नहीं आ रहे जैसा ये नजर आ रहे थे हमारे पास। इसी तरह आप देखें ए वेक्टर, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड में यहाँ 7 लिखा हुआ, आई जे तो नहीं नजर आ रहे, आई जे के तीनों नजर नहीं आ रहे, ना इधर आई जे के नजर आ रहे तीनों, ना इधर नजर आ रहे, सिर्फ इसमें नजर आ रहे हैं। लिहाजा इसका मैग्नीट्यूड जो है वो पॉसिबल, ए इसका ए वेक्टर का और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो पॉसिबल है, लेकिन जिसके अंदर मैग्नीट्यूड नजर ना आए, सॉरी आई जे के नजर ना आए, वहां पे वो ही, अगर कोई कहता है इसका दोबारा मैग्नीट्यूड लो तो चाहे 10 दफा लो चाहे 100 दफा लो, इसका जवाब जो है यही रहेगा 26 अंडर रूट, यानी यही हमारे पास इसका रहेगा, क्योंकि ये वेक्टर नहीं है हमारे पास। लिहाजा ये फर्क आप जरूर याद रखिएगा। अब हम आते हैं जी अपने इस सवाल की तरफ कि इसमें कौन कौन से वेक्टर्स हैं और कौन कौन से वेक्टर्स नहीं है। देखिए हमारे पास इसके अंदर लिहाजा ये अब हमारे पास वाजे हो गया कि आपके पास बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है ये वेक्टर नहीं है, लिहाजा ये एज इट आ जाएगी। उसके बाद आते हैं जी हम ए वेक्टर, इसकी राइट साइड के ऊपर 7 है, आई जे के नहीं है, लिहाजा ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी ऐसे ही आ जाएगी। जब हम दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड लेंगे, ये लफ्ज लिखा हुआ टेक द मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड्स, तो जब हम इधर भी मैग्नीट्यूड लें इधर भी मैग्नीट्यूड, तो ये एज इट ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड एज इट आ जाएगी। साइन थीटा के साथ भी आई जे के नहीं लिखा हुआ, लिहाजा ये भी एज इट आ जाएगी। अब रह जाते हैं कि वेक्टर हमारे पास ए क्रॉस बी, चूंकि ये हमारे पास अभी हमने हल किया कि ए क्रॉस बी, जब हमने इसे हल किया था तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर, सॉरी राइट हैंड साइड पर आई जे के मिले थे। देख लेते हैं जी कि वाकई मिले थे हमारा, चूंकि ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है तो लिहाजा हम इसके अंदर देख लेते हैं कि हमारे पास ये मिले थे या नहीं मिले थे। देखिए ए क्रॉस बी हमने फाइंड आउट किया था, ये रहा जी हमारे पास ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी हमारे पास ये है, ये रहा जी ए क्रॉस बी। ये देखिए ये है ए और ये बी, और इसका हमने दोनों का यहाँ पे ए क्रॉस बी लिया था, वो ये था डिटर्मिनेंट की फॉर्म के अंदर। और जब हमने इसे हल किया था आई इस डिटर्मिनेंट को, तो जो इसका ए क्रॉस बी का जो जवाब आया था उसकी राइट साइड पर गौर करें कि ये आया था जी 15 आई, इसमें आई है जवाब, यानी ए क्रॉस बी का जो फाइनल आंसर था उसमें आई जे और के मिलते हैं। इट मीन्स ये वेक्टर है, इसका वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड लिया जा सकता है। जो वेक्टर नहीं होते जिनकी राइट साइड पे आई जे के नहीं होता, उनके उसको वो उनका हम मैग्नीट्यूड नहीं ले सकते।
तो इसका मैग्नीट्यूड लिया जा सकता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास जब हम देंगे तो जो हमारे पास ये हमने हल भी किया है, जो आप पीछे भी जाके देख सकते हैं कि ये हमने किस तरह मालूम किया था, तो वो 35 आया था सिंप्लीफाई होने के बाद। लिहाजा ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास 35 है। लिहाजा यही वैल्यू अब हम अपने उस फार्मूले में पुट करेंगे जो साइन थीटा, यहाँ पर इसने कहा था कि फाइंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, बिटवीन द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देम का मतलब है ए और बी। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, हमने इसके अंदर इसका वैल्यू जो सी है वो फाइंड आउट करके लिख दी। तो देखते हैं जी अब हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें आपके पास जो है उसकी वैल्यू हमने अभी यहाँ पे रखनी है जी मैग्नीट्यूड में। ये देखें यही वैल्यू हमने इधर भी रखी है, यहाँ पर आपके सामने दिखा भी देते हैं। यहाँ पर आपके पास देखिए ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड 7 थी, 7 को हमने यहाँ रखा तो आपके पास ये 7 आ गया। 7 को हमने तो यहाँ रखा, 7 को 7 यहाँ रखा और ये 7 आ गया। इसकी वैल्यू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड अभी देखी वो 35 थी। यही हमने लिखा है पुट 2 3 4 इन 6, यानी इसके अंदर इसमें रखनी है। उसके बाद ये हमारे पास आ गई। अब आते हैं बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 36 अंडर रूट है। 36 अंडर रूट हमारे पास है जी इसमें 36 अंडर रूट, तो ये यहाँ रखी वैल्यू मैग्नीट्यूड इसकी, और ये रही 26 अंडर रूट। साइन थीटा हमने जो है साइन थीटा फाइंड आउट करना है, लिहाजा इसको एज इट लिखा गया। अब हम आते हैं कि एन यूनिट वेक्टर इसका, चूंकि इसको हम कह रहे हैं, हम खुद कह रहे हैं कि एन इज द यूनिट वेक्टर। ये हम कैसे कह रहे हैं जी कि एन इज द यूनिट वेक्टर, ये हमने डेफिनेशन में लिखा था जब इसका ये फॉर्मूला लिखा था ए क्रॉस बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, एन इज द यूनिट। और यहाँ पे भी लिख रहे हैं इस फॉर्मूले में भी दोबारा हमने लिखा कि एन इज द यूनिट वेक्टर। ये देखें ये लिखा हुआ है, जब भी ये फॉर्मूला लिखा जाएगा ना, पहले भी देखा लिखा हुआ है, आप बेशक वीडियो बैक करके देख लीजिएगा। पहले भी हमने कहा था एन इज द यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर है, जब हम खुद कह रहे हैं कि इट इज द यूनिट वेक्टर है, तो इसकी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा जो सी होती है वो 1 होती है। तो लिहाजा इसकी जगह एन यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 आ गई, और 1 को जब हमने इधर लिखा तो 1 मल्टीप्लाई दिस, आंसर जो सा वही रह जाएगा, जो साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा रह जाएगा। अब साइन थीटा को हमने यहाँ से डिवाइड किया, इसके अंदर साइन थीटा आ गया ये 35 ओवर 7 इंटू 26 अंडर रूट। लिहाजा एंगल ऑफ साइन, यानी कि एंगल ऑफ साइन इसे साइन थीटा कह लें, या एंगल ऑफ साइन बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 35 ओवर 7 इंटू 26 अंडर रूट। अगर कोई कहता है, एक सवाल वैसे ही हमने बना लिया यहाँ पर कि आपको अगर ये कहता है कि फाइंड द, यहाँ पे इसने सवाल पूछा था कि फाइंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द देम। अगर कोई कहता है फाइंड द साइन इनवर्स या इनवर्स ऑफ साइन, फाइंड द इनवर्स ऑफ द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी कि अगर आपके पास इस तरह लिखकर कोई सवाल पूछता तो हम किस तरह इसका जवाब हम यहाँ पे देते। फाइंड द इनवर्स ऑफ साइन ऑफ फाइंड द इनवर्स ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हम इसका जवाब जो सा है, अगर कोई हमें ये कहता है तो इस सवाल का जवाब जो है हमारे पास, यानी इस सवाल का जवाब ये नेक्स्ट स्टेप में है। थीटा यानी यहाँ से साइन को दूसरी तरफ लेंगे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, क्योंकि ये इनवर्स ऑफ द साइन है, इनवर्स ऑफ द साइन ऑफ एंगल। तो साइन इनवर्स 35 ओवर 2 इंटू 26 अंडर रूट है। लेकिन ये हमारे पास सवाल खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है वो आते हैं, लेकिन ये फॉर्मूले हमें बहुत कुछ यहाँ पर दे गए। अब हम आते हैं जी इसके अंदर कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या होगा। एक सवाल और हम करते हैं जी। ये जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट आपके पास वो आपने खुद करना है, सिर्फ इन्हीं लाइंस के ऊपर है जो लाइंस हमने आपके सामने डिस्कस की। उसके बाद ये हमारे पास है जी
कि आपके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर ये हो तो आप उसमें साबित करेंगे ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये हमने पहले भी साबित किया था आपके साथ, दोबारा जरा तेजी के साथ कर लेते हैं। चलिए, अच्छा, ए क्रॉस बी निकाला। चूंकि आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। ए क्रॉस बी हमने निकाला, इसमें ए के कंपोनेंट यहाँ लिखे चूंकि इधर ए है, फिर उसके बाद फिर हमारे पास बी है, बी वेक्टर यहाँ पे बी लिखा हुआ है सेकंड पर, तो हमने बी आई जे के कंपोनेंट यहाँ लिख दिए। उसके बाद फिर हमने इसका डिटर्मिनेंट ओपन किया, क्योंकि एक से ज्यादा मरतबा कर चुके हैं तो लिहाजा इसका डिटर्मिनेंट में आई के बाद ये 4 कंपोनेंट्स आए। फिर हमने यहाँ पर जे के साथ हमारे पास ये ड्रॉप किया, तो हमारे पास सूरत हाल ये आ गई थी, यानी माइनस जे के साथ ये माइनस जे लिखा। फिर उसके बाद हमने के लिखा, यानी के, इसको प्लस के लिखा, और इसके अंदर ये जो है लाइंस लिखी थी हमारे पास, तो बाकी 4 ये आ गए। उसके बाद इसको हमने डिटर्मिनेंट्स को ओपन किया, क्योंकि इसका सवाल है कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, इसमें भी सवाल है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, लिहाजा हमें क्या कहते हैं ना, ए क्रॉस बी तो लाजमी निकालना पड़ेगा, इसी तरह बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसका डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे, क्योंकि इसके इस सवाल के अंदर ये नहीं कहा गया कि आप जो है एक ऐसा वेक्टर निकालें जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर हो, या ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर टू द प्लेन कहा जाता तो फिर हम किसी और तरह करते। अब चूंकि दो वेक्टर्स हैं, ये जो ए क्रॉस बी है आपने इसको एक वेक्टर मानना है, यानी आपने इसको एक वेक्टर, अगर दो वेक्टर की आपस में परपेंडिकुलरिटी चेक करनी हो, इसको ए वेक्टर क्रॉस बी को एक वेक्टर, जैसा आपका नाम जो है वो इस तरह भी हो सकता है, शाहरुख अहमद खान, और इस तरह करके इससे भी बड़ा नाम हो सकता है, लेकिन आदमी तो एक ही होता है। इसी तरह ए क्रॉस बी जो सा है वो एक वेक्टर है। दो वेक्टर को आपस में परपेंडिकुलर साबित करना हो तो वो दोनों वेक्टर आपको मालूम होने चाहिए, और जैसा कि ये आ गया ए क्रॉस बी, और फिर उसको डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। और यह हम एक बात बताता चलूं, वो चूंकि नेक्स्ट पर आएगी, कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेंगे हम। अगर तीन वेक्टर कहीं देखें तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लें। लिहाजा ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमारे पास आ गया जी। सबसे पहले तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 आई, ये हमारे पास इस तरह है 0, और इसी तरह ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये 0 जे, और फिर ये हमारे पास 2, इसका डिटर्मिनेंट खोला तो 0 के हमारे पास आ गया। टू वेक्टर जो था वो उसको, इस पूरे का रिजल्ट 0 आई माइनस 0 जे प्लस 0 के इज इक्वल टू 0 वेक्टर। 0 भी एक वेक्टर हमारे पास माना जाता है जो इन्फिनिट डायरेक्शन रखता है। तो अब हमने इस 0 वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ली इसके साथ, यानी किसके साथ हमने ली जी, इस वेक्टर के साथ, ए वेक्टर के साथ। ए वेक्टर पे सबसे पहले 2 लिखा हुआ है, 2 को डॉट प्रोडक्ट में ये होता है कि इसको इस कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि अब हम मालूम कर रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। फिर हमने जो मल्टीप्लाई किया, हमने यहाँ पर -2 जे कंपोनेंट और इसका ए क्रॉस बी, क्योंकि हम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिए, जे कंपोनेंट के साथ इसे मल्टीप्लाई किया, -2 को 0 से 0 जवाब आ गया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे +4, और जिसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं वो ए क्रॉस बी है, वो 0 से के कंपोनेंट इसका लेंगे, और के कंपोनेंट को 4 से मल्टीप्लाई किया, जवाब 0 आ गया। लिहाजा ये हमारे पास 0 इसका जवाब आया। लिहाजा इसके अंदर वेक्टर भी नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे आई जे के नहीं लिखा हुआ, तो ए स्केलर हमारे पास लिखा जाएगा। सिमिलरली आप इसके अंदर दूसरा भी कर सकते हैं। दूसरे में क्या होगा, इन दोनों को हम, एक ही बात है, यहाँ देखिए मैंने लिखा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, या कोई लिख दे ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, ये दोनों जुमले एक जैसे हमारे पास लिखे जाते हैं। दूसरा, हमारे पास एक चीज और हमने वो पहले भी साबित की हुई है कि जो आपका बी क्रॉस ए है वो या तो दोबारा मालूम कर लें इस डिटर्मिनेंट के तहत, दोबारा से मालूम कर लें, या बी क्रॉस ए। फिर इसमें होगा क्या, आपने यहाँ पर बी पहले लिखना है, बी के कंपोनेंट इधर बी के कंपोनेंट आएंगे, यानी यहाँ पर ए के कंपोनेंट नहीं आएंगे आपके पास, बी के कंपोनेंट इधर आएंगे, यानी ये बी हमारे पास, ये वाला बी हमारे पास आएगा, ये बी हमारे पास आएगा, ये बी हमारे पास इधर लिखा जाएगा। दूसरा, आपके पास क्या कहते हैं, और ए के कंपोनेंट इधर आएंगे,
और फिर इस डिटर्मिनेंट को खोलेंगे तो ये इसकी तरतीब उलट जाएगी, ये बी क्रॉस ए आएगा। तो इसका जवाब माइनस ए क्रॉस बी होगा, जो हमने पहले भी साबित किया था। पिछले आप लेक्चर्स को दोबारा से सुन सकते हैं कि अगर बी क्रॉस ए है, इसकी तरतीब उल्टी जाए, यानी बी पहले है इसमें, ए बाद में है। अगर हम ए पहले लिख दें, जैसा कि ये देखें ए पहले लिखा फिर बाद में बी लिखा, तो उसके अंदर नेगेटिव साइन जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ये नेगेटिव साइन हमारे पास आ जाएगा, यही चीज हमारे पास है। तो चूंकि हमने ये पहले से मालूम किया हुआ था ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी या दोबारा करना दोबारा कर ले, लेकिन मैंने कहा हम उसके रिजल्ट को फायदा उठाते हैं। ए क्रॉस बी पहले से मालूम किया था, इसका जवाब जो है वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। यानी आप देखें यहाँ पर हमने ए क्रॉस बी का जवाब जो है वो इस जगह पर हमने पुट किया, तो ये जवाब आ गया। तो इसका मतलब अब माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसकी ब्रैकेट ये वाली माइनस जो सी है इसको माइनस जीरो आ जाएगा, ये माइनस जीरो, फिर ये माइनस यहाँ पे माइनस तो प्लस जीरो आ जाएगा, माइनस जीरो आ जाएगा, और ये हमारे पास लिखा जाएगा। बी क्रॉस ए भी हमारे पास ये आया साइन चेंज होके, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगर आपके पास ए क्रॉस बी दिया हुआ हो तो सिर्फ इसकी साइन चेंज कर दें, जो आप पीछे लेक्चर्स के अंदर दोबारा जाके देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे भी साइन ही चेंज हुए, ये माइनस जीरो आई हो गया, ये प्लस जीरो जे हो गया, और माइनस जीरो के हमारे पास हो गया। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम किसके साथ जी, इस सवाल के अंदर ये है, ये बी क्रॉस बी वेक्टर की साथ हम चले ले लेते हैं। तो बी वेक्टर्स की हमारे पास यानी इसका माइनस वन आई है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आपके पास यहाँ पे ये प्लस जीरो आ जाएगा। ये हम यहाँ पे ये दोबारा यहाँ पर आएगा जी इसका आंसर, थोड़ा सा हम और वेरीफाई कर लेते हैं, जरा सामने ले आते हैं। तो ये चीज हमने पहले भी की है, उम्मीद है कि दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा ये हम डॉट प्रोडक्ट आपने ले लेनी है। एक दफा सिर्फ एक स्टेप में बता देता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर हम ये सवाल कर रहे हैं, ये सवाल बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो हमने ये जो हमारे पास पहले बी को बी का कंपोनेंट है माइनस जीरो आई हमारे पास है, माइनस जीरो है, इसको अगर ए है ए वेक्टर है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो माइनस जीरो मल्टीप्लाई टू, तो आंसर जो सा था वो हमारे पास जीरो आ गया। दूसरा माइनस टू को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस जीरो के साथ, जे कंपोनेंट के साथ, जो कि जवाब ये हमारे पास जीरो आ गया। इसी तरह जी हम ये सारा आप गौर कर लीजिएगा जो हमने यहाँ किया इसके अंदर, कि ये आपके पास जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली ये दूसरा भी आ जाएगा सवाल, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज आल्सो जीरो, और ये हमारे पास, और दोनों को जब डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर लिख सकते हैं, और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर कह सकते हैं। तो उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव हमारे पास जरा वो नोट कर ले कि इसके अंदर एक और बात साबित हुई कि जीरो वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर। ये देखिए ना, ये जीरो वेक्टर था, इसके दो नाम थे, जीरो वेक्टर भी नाम रखा गया इस सवाल के अंदर, जो कि जीरो वेक्टर जब भी कोई पूछता है ना कि जीरो वेक्टर कैसा होता है तो हम यूं लिख देंगे जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, माइनस जीरो जे कह लें या प्लस जीरो जे कह लें, एक ही बात है। यानी जीरो वेक्टर जब भी कोई हमसे पूछेगा कि आप इसका जो है जीरो वेक्टर कैसे लिखते हैं, तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर लिख देंगे जीरो वेक्टर ऐसे होता है जी, जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, और इसकी डॉट प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर से ली जाए उसका जवाब जीरो ही होगा, जिसकी मिसाल हमने यहाँ पर ये दी हुई है। ये देखें इसके जवाब बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसका नाम भी जीरो था, ये जीरो है क्योंकि जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो है तो ये भी जीरो वेक्टर था। देखिए ये रहा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये भी जीरो लिखा, जीरो ही था हमारे पास, और इसी तरह ए क्रॉस बी वेक्टर का नाम भी जीरो वेक्टर आया बाई चांस, ये हमारे पास, लेकिन जीरो वेक्टर का नाम ये है, जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो आई प्लस जीरो जे, जिसको माइनस जीरो जे कह लें या प्लस जीरो जे कह लें, प्लस जीरो के, तो ये आपके पास लिखा जाएगा। जीरो वेक्टर की जब भी डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जैसा ये देखें बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जीरो वेक्टर था, ये देखें बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ये लिखा हुआ, ये बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, ये लिखा हुआ जीरो वेक्टर। जो ये जीरो वेक्टर की जब भी डॉट प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर से ले, इससे ए से ली तो तब भी जवाब जीरो था,
तो डॉट प्रोडक्ट अगर किसी दो वेक्टर्स की जीरो हो तो हम कहते हैं वो दोनों वेक्टर यानी जीरो वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर। इसी तरह जब हमने बी वेक्टर के साथ इसके लिए डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये हमारे पास जीरो वेक्टर था। ये देखें ये जीरो वेक्टर है, चाहे इसको माइनस जीरो आई लिखो या प्लस जीरो आई लिखो एक ही बात है। प्लस जीरो आई प्लस जीरो जे, चाहे इसे माइनस जीरो के लिखो या प्लस जीरो के, तो प्लस जीरो के यानी कि ये जीरो वेक्टर इज कि डॉट प्रोडक्ट किसी वेक्टर से भी ली जाए वो उसको जीरो कर देती है, लिहाजा जीरो वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर। ये जुमला जो है वो हमने लाजमी लिखना है। अब हम आते हैं जी, अब हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है और यही टॉपिक जो है वो हमारा कंटिन्यू है। तो एक समरी जो है वो बताता चलूँ मैं कि अगर आपके पास फार्मूले में ये कहता है कि साइन थीटा मालूम करें, तो फार्मूला ये होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। और जब ये हमें ये फार्मूला कहेगा, यानी ये हमारे पास जो है ये फार्मूला हमें ये कहेगा इसके अंदर, तो याद रहे कि इसमें हमें सारे सवाल करने पड़ते हैं। यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ, यानी अगर कोई हमें कह दे ना फाइंड द साइन ऑफ एंगल, ये देखिए मैं दिखा भी देता हूँ कि फाइंड द साइन ऑफ एंगल ही कह दे, तो हमें तब भी ये सारा सवाल हल करना पड़ता। यानी अगर कोई इसमें सिर्फ ये कह देता ये वाला सवाल फाइंड द साइन ऑफ एंगल आगे बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, अगर ये सवाल भी कह देता बाकी सवाल ना कहता, यानी कि बाकी सवाल जो है वो कहता जी आपको छुपा लेता, यानी ये स्टेटमेंट ये वाली स्टेटमेंट अगर ना बताए तो क्या हर्ज है, वो कहता है तो तब भी जो है सवाल में क्या करना पड़ेगा, तब भी आपको जो है इसके फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीजें आपको मालूम करनी पड़ेंगी आपको। ये देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तब भी आपको इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना पड़ेगा। यानी आपको इसका डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये फार्मूला लिखा हुआ जी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेयर थीटा इज द एन यूनिट वेक्टर। यानी अगर सिंपल ये लिखा हो फाइंड द साइन ऑफ एंगल, तो याद रहे कि ए वेक्टर की क्रॉस बी वेक्टर के लिए हमें फिर दोबारा डिटर्मिनेंट मालूम करना पड़ेगा। देखिए मालूम किया हमने इसके अंदर, जब तक ये मालूम नहीं होगा यहाँ वैल्यू कैसे रखेंगे, और फिर उसकी मैग्नीट्यूड भी निकालनी पड़ेगी। ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड हम मालूम कर लेंगे और ये हम इसको हल करेंगे। और दूसरा फिर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सिर्फ ये फार्मूला नंबर 2 को हल करने के लिए हमें कितने सवाल करने पड़ेंगे, ए क्रॉस बी भी निकालना पड़ेगा, ये देखिए ए क्रॉस बी, फिर इसकी मैग्नीट्यूड भी निकालनी पड़ेगी जो हमने आपके साथ डिस्कस की थी। उसके बाद फिर ए पहला सवाल ए वेक्टर की क्रॉस बी निकालना फाइंड आउट करना, दूसरा सवाल मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना, तीसरा सवाल ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना, थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना, यानी इसकी और इसकी, ये हमारे पास फोर्थ। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है कि एन यूनिट के दोनों तरफ मॉड लेना, जो हमने मॉड लिए थे यहाँ पर। तो लिहाजा जो आपके सामने लिखा है ये एन यूनिट है, ये एन यूनिट बड़ा छोटा सा लिखा है, इसे आप जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और यही लिखा हुआ है वेयर एन इज द यूनिट वेक्टर हमारे पास होगा। लिहाजा ये 4 सवाल के करीब 4-5 सवाल जो है वो बनते हैं और सब में साइन ऑफ एंगल के बाद हमें बाकी चीजें जो है वो काम में लानी पड़ती है। एक चीज और हम यहाँ बताते चले कि यहाँ पर जो कि अभी यहाँ पे पूछी नहीं गई है कि इसमें यानी इस सवाल के, और फिर एक और चीज हाँ जी, कि आपके पास ना अगर इनवर्स कह दे फाइंड द इनवर्स ऑफ साइन, जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ भी है इनवर्स ऑफ साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, तो तब भी ये सारा सवाल ही करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक जो हमने स्ट्रेटजी अप्लाई की एंड तक। और फिर उसके बाद आखिरी स्टेप जो है वो चेंज होगा, जो हमने लास्ट टाइम इसके अंदर चेंज भी करके दिखाया कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स आगे उसके बाद लिखी थी। बाकी इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।